हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सब प्यारे मित्रों का स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के पार्ट 4 को लेकर के आया हूं, जिसमें आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले आपने 3 पार्ट देखे होंगे, आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आए होंगे। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न संख्या देखेंगे 151। बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों, बाल विकास का प्रमुख आधार वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, क्योंकि बाल विकास को वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल बताया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों 152 नंबर, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन रूथ बेनेडिक्ट का है। अगला प्रश्न है दोस्तों 153 नंबर, बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ये सभी बाल विकास की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है 154 नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? तो दोस्तों, वह विद्यार्थी जो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है, अपना निर्णय खुद ले सकता है, प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। दोस्तों, RTE ये अप्रैल 2010 को लागू हुआ, और अगर RTI की बात की जाए, RTI, तो दोस्तों ये 2005 में आया था। कब? 2005 में RTI। और RTE की बात की जाए तो ये 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों 156 नंबर, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, यह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों, जब बालक स्वयं करके सीखता है तो दोस्तों इसे परीक्षण विधि या करके सीखना विधि कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें दोनों शामिल हो गई, फिर परीक्षण करके सीखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कहलबर्ग। कौन है दोस्तों? कहलबर्ग। क्योंकि जो कहलर हैं उन्होंने तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 158 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बच्चे अपने समूह जो होता है, एक समूह बनाते हैं, उसके सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में हो जाते हैं, अपनी जान देने तक के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित कौन होता है? तो दोस्तों, शिक्षार्थी स्वायत्तता इसके पार्श्व में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 160 नंबर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, यह सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? वाइगोत्स्की। इंद्रिय जनित कामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? तो दोस्तों, जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो इनकी जो पहली अवस्था है वो इंद्रिय कामक अवस्था है। अगला प्रश्न दोस्तों, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो दोस्तों, इसका संबंध जीन पियाजे से है। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि वस्तु हमारी आंखों से ओझल जरूर होती है, लेकिन वस्तु होती जरूर है। जैसे अगर बच्चे का खिलौना गिर जाए तो उसे ये पता होता है कि खिलौना मुझे दिख भले ही नहीं रहा है, लेकिन है मेरे आसपास। तो ये वस्तु स्थायित्व जो होता है वो इंद्रिय जनित कामक अवस्था में पाया जाता है, और ये जीन पियाजे की अवस्था है। अगला प्रश्न दोस्तों 163 नंबर, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये कहलर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त करने वाले गुण है? तो दोस्तों, ये कथन रूथ बेनेडिक्ट का है। किसका है दोस्तों? रूथ बेनेडिक्ट। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? तो दोस्तों, हरलॉक ने कहा था कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। अगला प्रश्न है 166 नंबर, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किंग और थॉर्नडाइक हैं। अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? तो दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चों में अधिक तनाव आने लगता है, क्योंकि वो बच्चा न रहकर किशोर हो जाता है, तब उसमें
शादी को लेकर के तनाव होता है, अपने जीवन को लेकर के तनाव होता है कि हमें भविष्य में क्या करना है। इसलिए दोस्तों सर्वाधिक अगर तनाव की बात की जाए तो किशोरावस्था में होती है। प्रश्न नंबर 168 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो दोस्तों लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों 169 नंबर, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो दोस्तों नर्सरी कक्षा में शुरुआत अगर करें तो मेरे परिवार से करें, क्योंकि बच्चा परिवार के बारे में पहले से जानता है। इसी को कहते हैं बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके कुछ बताएं। प्रश्न नंबर 170, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है के सिवाय। तो दोस्तों सीखने के लिए आकलन में किसके सिवाय सबका ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को त्रुटियों। तो दोस्तों विद्यार्थियों को त्रुटियों को ध्यान में रखते बिना उन्हें सीखने के लिए आकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियां हैं वो सीखने का एक अंग होती हैं। बच्चे त्रुटि करते हैं तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए आकलन करते वक्त। प्रश्न नंबर 171 है दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है। तो दोस्तों पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। इसे याद कैसे करेंगे, जैसे कोई लक्ष्य सावन आता है, लक्ष्य सावन को कोई बच्चा लक्ष्य ना पढ़ के लक्ष्य पढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ने संबंधी विकार हो जाएगा, क्योंकि वो लक्ष्य को लक्ष्य नहीं पढ़ पा रहा है, लक्ष्य पढ़ रहा है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो जाएगा, पढ़ने संबंधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 172, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, गृह कार्य। अगला प्रश्न दोस्तों 173 नंबर, किसी अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक आने वाली संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। माध्य क्या होता है, सभी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न 175, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक अल्फ्रेड विने हैं। अगला प्रश्न है 176, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन थर्स्टन है। अगला प्रश्न है 177, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो दोस्तों ये कथन है बंकिंगम, किसका है, बंकिंगम। और थर्स्टन कहते हैं, टर्मन कहते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में सीखना ही बुद्धि है। अमूर्त बातों या विचारों के बारे में सीखना ही बुद्धि है। ये कथन किसका है दोस्तों, टर्मन का है। किसका है, टर्मन का। यहाँ इस कथन की बात करें कि बुद्धि सीखने की योग्यता है तो ये बंकिंगम का है। अगला प्रश्न दोस्तों 178 नंबर, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 के बीच होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। तो दोस्तों ये सभी पिछड़े बालक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के कारण प्रतिभाशाली होता है, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो दोस्तों मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, आनुवंशिक रचना के द्वारा, वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा, या ब और स दोनों। तो दोस्तों आनुवंशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा इन दोनों के द्वारा प्रतिभाशीलता आती है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये किस पर लागू नहीं होता है, निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू होता है। ये 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 181 नंबर, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे यदि उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उसे उसकी जो माध्यम भाषा है उसी के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 182 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के साथ।
तो दोस्तों ये तो समावेशी शिक्षा का हनन है। विशेष विद्यालय ये भी नहीं है, विशेष विद्यालय में ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ ही उनकी शिक्षा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 183, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो दोस्तों विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला प्रश्न है दोस्तों 184, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता किसकी है दोस्तों? यह सृजनशील बालक की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 185, निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो दोस्तों जो मंद बुद्धि की अक्षमता होती है वो जन्मजात होती है। दृष्टि दोष बाद में भी हो सकता है, श्रवण दोष जन्म के बाद भी हो सकता है, मूक बधिर बालक जन्म के बाद होता है। और दोस्तों ये जो जन्मजात की बात करें तो मंद बुद्धि जो हो गया बच्चा वो जन्म से ही होगा। प्रश्न नंबर 186, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 187 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल का यूज करते हैं हम ध्वनि के लिए, सुनने की क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो दोस्तों शारीरिक रूप से भी बच्चे अलग अलग होते हैं, मानसिक रूप से और रुचि के रूप से भी अलग होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों 189 नंबर, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो दोस्तों निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न एलेक्सिया क्या है? तो दोस्तों एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, लिखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है। तो दोस्तों यहाँ एलेक्सिया नहीं होगा, यहाँ डिसलेक्सिया होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो दोस्तों ये डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? ये पढ़ने की क्षमता से है। अगला प्रश्न है 191 नंबर, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो दोस्तों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़ा बालक भी आता है, मंद बुद्धि बालक भी आता है, प्रतिभाशाली भी आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों 192 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन ड्रेबर महोदय का है। किसका? जेम्स ड्रेबर महोदय का है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो दोस्तों दूसरों का जो साथ होता है उसमें प्रतिभाशाली होने का कोई संकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न है 194 नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो तब अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाते हैं जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से थोड़ा अलग किया जाए, उन्हें अलग काम दिया जाए। अगला प्रश्न दोस्तों 195 नंबर, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों समन्वित शिक्षा की सफलता शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो दोस्तों अगर विशिष्ट अधिगम विकलांगता की बात करें तो इसका सही जवाब है डिसलेक्सिया। कौन सा? डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न दोस्तों, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे हम जैविक मंदता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विकास के सभी प्रश्न खत्म होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।